नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार जल्द ही करेगी एक और राहत पैकेज का ऐलान, वित्त मंत्रालय ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जल्दी ही एक और प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कर सकती है। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस महामारी के संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जल्द ही एक और प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्रालय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सुझावों और अनुरोधों पर गौर कर रहा है। तरुण बजाज ने कहा कि वित्त मंत्रालय प्रोत्साहन पैकेज पर चर्चा कर रहा है। इस पैकेज की घोषणा कब की जाएगी इसके बारे में बताना भी मुश्किल है, लेकिन इस बात के संकेत हैं कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राज्यसभा में एनडीए की स्थिति हुई मजबूत, कांग्रेस न्यूनतम स्कोर पर सिमटी। जी हां दोस्तों, भाजपा के सोमवार को राज्यसभा की 9 सीटें जीतने के साथ ही संसद के ऊपरी सदन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों की संख्या 100 के पार चली गई है। दूसरी तरफ लंबे समय तक राज्यसभा में दबदबा रखने वाली कांग्रेस के सदस्यों की संख्या घटकर 38 तक पहुंच गई है। यह सदन में कांग्रेस का अब तक का न्यूनतम आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में 10 और उत्तराखंड में 1 सीट पर हुए चुनाव में भाजपा के खाते में 9 सीटें गई। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत उनके 8 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से निर्विरोध चुने गए। इन 9 सीटों के साथ ही ऊपरी सदन में भाजपा की संख्या 92 हो गई है। उत्तर प्रदेश में उसे कुल 6 सदस्यों का फायदा हुआ है, क्योंकि उसके 3 लोग फिर से निर्वाचित हुए हैं। बिहार में भाजपा की सहयोगी जदयू के राज्यसभा में 5 सदस्य हैं। इसके साथ ही एनडीए में शामिल आरपीआई, अठावले, असम गण परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनल पीपुल पार्टी, नागा पीपुल फ्रंट, पट्टाली मक्कन कांची और बोडोलैंड पीपुल फ्रंट के सदन में एक सदस्य हैं। इस तरह से राज्यसभा में अब एनडीए के कुल सदस्यों की संख्या 104 हो गई है। वर्तमान समय में सदन में कुल सदस्यों की संख्या 242 है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बिहार में दूसरे चरण में 94 सीटों पर 54.44% पड़े मतदान। तेजस्वी व 5 मंत्रियों सहित 1663 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए 54.44% मतदान हुए। मुजफ्फरपुर जिले में सर्वाधिक 59.98 तो सबसे कम 48.23% मतदान पटना जिले में हुए। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे कम 34.50%, दीघा तो सबसे अधिक 63.62% मतदान चनपटिया में हुआ है। सीटों के लिहाज से यह चरण काफी महत्वपूर्ण था। कुल 3 चरणों में पूरा होने वाले लोकतंत्र के इस महापर्व के दूसरे मुकाम पर सर्वाधिक 94 सीटों पर उम्मीदवारों के बीच महामुकाबला हुआ। इस चरण की वोटिंग संपन्न होने के साथ ही मैदान में खड़े नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित 4 मंत्रियों श्रवण कुमार, राम सेवक सिंह, नंद किशोर यादव, राणा रणधीर के अलावा 1463 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच श्रीनिवासन ने मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा फैसला, अबू धाबी की सॉवरेन वेल्थ फंड को मिलेगी 100% टैक्स छूट, भारत को होगा यह फायदा। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड मिक रेडवुड 1 आरएसी को 100% टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। वेल्थ फंड को निवेश के लिए इनकम टैक्स में 100% छूट दी गई है। सरकार का कहना है कि मिक रेडवुड को टैक्स में यह छूट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सहित भारत के टॉप प्रायोरिटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीबीडीटी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि इस कंपनी को इनकम टैक्स के सेक्शन 1023 FE के तहत छूट दी गई है। आपको बता दें कि मिक रेडवुड भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी बन गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष ने कहा निजी मदरसे कभी नहीं होंगे बंद। जी हां दोस्तों, असम विधानसभा के उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमीनुल हक लश्कर ने कहा है कि निजी मदरसे कभी बंद नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को जीवित रखा है। असम सरकार ने सरकार द्वारा संचालित सभी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है।
और इस संबंध में अधिसूचना के इस महीने जारी होने की उम्मीद है। कछार जिले में रविवार को एक मदरसे की आधारशिला रखने के दौरान उन्होंने कहा, क्या कोई मदरसा बंद हुआ है? ये मदरसे कभी बंद नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को जीवित रखा है। उन्होंने कहा है कि इन मदरसों से मौलाना और काजी निकले हैं। इन मदरसों में मस्जिदों के इमाम पढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि इन्हें कभी भी बंद नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। खतरनाक स्तर पर पहुंची हवा की गुणवत्ता, अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की मजबूती पर होगा काम। जी हां दोस्तों, देश में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के बीच दिल्ली स्थित सेंटर फॉर क्रोनिक डिजीज कंट्रोल ने एक अध्ययन जारी किया है। इसमें बताया गया है कि जहां राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले 2 दशकों में अपने काम के दायरे और पैमाने का विस्तार किया है, वहीं बजट और कर्मचारियों के गंभीर अभाव से जूझ रहे हैं। अध्ययन को स्ट्रेंथनिंग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू अचीव द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इन इंडिया के शीर्षक से जारी किया गया है। अध्ययन देश भर के वायु गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने के लक्ष्य को बाधित करने वाले अवरोधों को समझने का प्रयास किया गया है। अध्ययन के लिए प्राथमिक अनुसंधान 8 शहरों लखनऊ, पटना, रांची, रायपुर, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, गोवा और मुंबई में आयोजित किया गया था। इस दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों से गहन बातचीत की गई थी। अध्ययन में कई तरह के प्रमुख संरचनात्मक, सूचनात्मक और संस्थागत बाधाओं का खुलासा किया गया है जो मौजूदा नियमों को प्रभावी तरीके से अमल में लाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अध्ययन में बताया गया है कि पिछले 2 दशक में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दायरे और काम में विस्तार देखा गया है, लेकिन उनके पास इसे संभालने के लिए पर्याप्त बजट और कर्मचारी भी नहीं है। अध्ययन में कहा गया है कि अक्सर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नेतृत्व का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों के पास काम को बेहतर ढंग से अंजाम देने के लिए जरूरी विशेषज्ञता की अक्सर कमी होती है और उन्हें आमतौर पर प्रशासनिक पदों पर देखा जाता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में इस महामारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में सामने आए 6,725 नए केस। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार इस वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब दिल्ली में 6,725 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में जहां कोरोना वायरस के 6,725 नए मामले सामने आए हैं तो वहीं 48 लोगों की इस महामारी के कारण मौत हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में 3610 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 59,540 टेस्ट हुए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में इस महामारी के मरीजों की संख्या 4 लाख के पार हो गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मथुरा में ईदगाह में 4 युवकों ने पढ़ी हनुमान चालीसा, जय श्री राम के लगाए नारे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित गोवर्धन इलाके की ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अभी हाल ही में नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में 2 मुस्लिम युवकों द्वारा नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि अब गोवर्धन में 4 युवकों द्वारा बनारस रोड स्थित ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला सामने आया है। गोवर्धन के ही रहने वाले 4 युवक सौरभ लंबदार, राघव मित्तल, कान्हा ठाकुर और कृष्णा ठाकुर ईदगाह परिसर में पहुंचे और हनुमान चालीसा पढ़कर जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चाइनीज दिवाली, दिल्ली के सदर बाजार में देसी पैकिंग में बिक रही है चीन में बनी झालर। जी हां दोस्तों, रोशनी और खुशियों के त्योहार दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिवाली के लिए तमाम सामान भी बाजार में बिकने शुरू हो गए हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा थोक कारोबार का सदर बाजार भी दिवाली के लिए तैयार है। साथ ही सदर बाजार की लाइट मार्केट यानी पान मंडी बाजार भी तैयार है। बाजार में हर तरह की झालरें और फूलों की लड़ियां नजर आ रही हैं। घर सजाने का साजो सामान भी पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन केट के साथ ही तमाम व्यापारिक संगठनों के स्वदेशी सामान के साथ दिवाली के नारे बेईमानी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाजार में देसी पैकिंग के अंदर चीन की बनी झालरें बेची जा रही है।
देसी पैकिंग में चीन का बना सामान बेचे जाने के बारे में जब फेडरेशन ऑफ सरदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दिवाली के ऑर्डर पिछले साल नवंबर में ही दे दिए गए थे, जिसके चलते माल फरवरी 2020 तक आ गया था। साथ ही जिन भारतीय कंपनियों को बिजली की झालरें बनाने का ऑर्डर दिया गया था उन्होंने वक्त पर सामान की डिलीवरी नहीं दी। दूसरी बात यह भी है कि उनके दाम भी सस्ते नहीं हैं, इसी के चलते देसी डिब्बों में चाइनीज झालरें बिक रही हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना संकट के बीच इस सेक्टर ने पकड़ी रफ्तार। सितंबर में 29% ज्यादा लोगों को दी नौकरी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच अब हर सेक्टर में सुधार की खबरें आ रही है। इसी कड़ी में ऑटो सेक्टर में कई नौकरियों के मामलों में लगातार सुधार की जानकारी मिल रही है। ऑटो सेक्टर ने सितंबर 2020 के दौरान 29% ज्यादा लोगों को नौकरी दी है। हालांकि ये सेक्टर अभी तक इस महामारी से पहले के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। रोजगार से जुड़ी ऑनलाइन सेवाएं देने वाले पोर्टल naukri.com के मुताबिक ऑटो सेक्टर में रोजगार की स्थिति हर महीने सुधरती जा रही है। पोर्टल के मुताबिक ऑटो सेक्टर में लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद जून 2020 से ही सकारात्मक रुख बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कार्टून विवाद पर बोले मुनव्वर राना, माफी नहीं मांगूंगा, गुनाह साबित हुआ तो बीच चौराहे पर कर दो शूट। जी हां दोस्तों, कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में हुई हत्या को सही ठहराने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना का कहना है कि मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। मुझे फ्रांस की घटना पर सच बोलने की जो भी सजा मिलती है वह मंजूर है। उन्होंने आगे कहा कि मैं उन लोगों की तरह नहीं जो मुकदमे वापस करवाते फिरते हैं और सच बोलने से डरते हैं। अगर मेरी बात पर कोई गुनाह सिद्ध हुआ तो चौराहे पर मुझे शूट कर दो। राणा ने कहा कि मेरे खिलाफ बुज़दिलों के इशारे पर कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि फ्रांस में आतंकी हमले पर विवादित बयान देने और आतंकी घटना का समर्थन करने वाले शायर मुनव्वर राना के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज की गई है। राणा के खिलाफ ये FIR गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुई है। FIR में सामाजिक वैमनस्य फैलाने, शांति भंग करने के साथ IT एक्ट भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन ने नेपाल की 150 हेक्टेयर से अधिक जमीन हड़पी। ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट से तिलमिलाए ड्रैगन ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के एक प्रमुख अखबार ने दावा किया है कि चीन ने नेपाल के क्षेत्र में 150 हेक्टेयर से अधिक जमीन हड़प ली है, जिस पर चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि ये पूरी तरह बेबुनियाद अफवाह है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की यह प्रतिक्रिया दी टेलीग्राम अखबार की खबर पर आई है, जिसने नेपाल के राजनेताओं के हवाले से खबर प्रकाशित की थी कि चीन ने सीमा के पास 5 क्षेत्रों में 150 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, अखबार के मुताबिक चीन ने पूर्ववर्ती डूब क्षेत्र पर दावे के लिए एक नदी के बहाव की दिशा को भी बदल दिया है। खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए वांग ने कहा है कि मैं बताना चाहूंगा कि खबर पूरी तरह बेबुनियादी अफवाह फैला रहा है। जब प्रवक्ता से इस बारे में साक्ष्यों के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, जब यह अफवाह है तो इस खबर को जारी करने वालों को पहले सबूत पेश करने चाहिए। द टेलीग्राफ अखबार के संवाददाता ने इस संदर्भ में कहा है कि हमारे पास प्रमाण है, हमने नेपाल के राजनेताओं से बात की है और उन्होंने ऐसा कहा है। हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष प्रतिक्रिया दे। इस पर प्रवक्ता ने कहा कि रिपोर्टिंग से पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और दक्षिणी भारत में दक्षिणी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। शेष भारत का मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं दिल्ली में अभी प्रदूषण से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दामों का। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का असर घरेलू बाजार में देखने को मिलता है। फिलहाल बीते 1 महीने से बाजार में सुस्ती रहने से ईंधन के दाम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में आज भी 1 लीटर पेट्रोल का दाम 81 रुपए 6 पैसे जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 70 रुपए 46 पैसे पर स्थिर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने के भाव में मामूली बढ़त, चांदी भी हुई महंगी। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में गोल्ड की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमतों में 55 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान चांदी के दाम में भी तेजी आई है।
1 किलोग्राम चांदी के दाम 170 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेशी बाजारों में सोने चांदी की कीमतों में तेजी का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50,680 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं सोमवार को चांदी 61,610 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। बात करें आज के सोने और चांदी के भाव का तो दोस्तों सोना 55 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी के साथ 50,735 रुपए पर बंद हुआ, जबकि 1 किलोग्राम चांदी 170 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 61,610 रुपए पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। फ्रांस सरकार ने लिया एक और फैसला, बढ़ सकता है मुसलमानों का गुस्सा। जी हां दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर जो बयान दिया गया था उसके खिलाफ दुनिया भर के मुस्लिम देशों में भारी गुस्सा है। इस बीच 2 अक्टूबर को फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस्लामिक अलगाववाद पर शिकंजा कसने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने इसको लेकर कई कदम बताए थे जिस पर बिल बनाकर संसद में पेश किया जाएगा। इसमें मस्जिदों की फाइनेंसिंग, धार्मिक समुदाय से जुड़े स्कूलों और धार्मिक संगठनों पर कड़ी नजर रखने की बात कही गई है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा है कि इस्लामिक धर्म वैश्विक संकट के दौर से गुजर रहा है। उनके इस बयान को लेकर मुस्लिम देशों में भारी नाराजगी और वे सभी उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन के चैनल पर पैगंबर मोहम्मद के विवादित तस्वीर दिखाने पर पाकिस्तान ने साधी चुप्पी। जी हां दोस्तों, फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाए जाने पर एक स्कूल टीचर की गला रेतकर हत्या और उसके बाद कार्टून टीचर का बचाव करने पर मुस्लिम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ दुनिया भर में भारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच चीन में पैगंबर हजरत मोहम्मद की विवादित तस्वीर वहां के सरकारी चैनल पर प्रसारित की गई, लेकिन फ्रांस मामले पर तीखा विरोध करने वाले बीजिंग के सदाबहार दोस्त पाकिस्तान और अधिकतर मुस्लिम बहुल देशों ने चीन मामले पर चुप्पी साधी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से चीन में उइगर समुदाय के मुसलमानों के साथ जो हो रहे बुरे व्यवहार पर भी पाकिस्तान की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाल ही में चीनी सरकार की तरफ से संचालित चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने पैगंबर मोहम्मद का कैरिकेचर प्रकाशित किया। उइगर कार्यकर्ता अरसलान हिदायत ने चाइनीज टीवी चैनल की यह क्लिप ट्वीट की थी। इस क्लिप में तांग राजवंश के दरबार में एक अरब राजदूत को दिखाया गया है, जिसमें अरब राजदूत पैगंबर मोहम्मद की एक पेंटिंग चीनी सम्राट को सौंपते हुए नजर आते हैं। खास बात यह है कि चीन में टीवी पर खुलेआम इस तरह से पैगंबर मोहम्मद का कैरिकेचर दिखाए जाने से लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के कैरिकेचर को इस तरह दिखाए जाने के खिलाफ यूजर्स ने सवाल उठाए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। फेस्टिवल सीजन में आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक ने दिया झटका, केस जमा कराने पर लगेगा चार्ज। जी हां दोस्तों, फेस्टिवल सीजन में बैंक ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। प्राइवेट सेक्टर के 2 बड़े बैंकों ने नगद जमा और निकासी पर चार्ज लगाने का ऐलान किया है। हालांकि ये चार्ज नॉन बैंकिंग घंटों और छुट्टी वाले दिन मशीन से जमा करने और निकालने पर लगेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने छुट्टी के दिन और वर्किंग डेज में शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक कैश मशीन का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों से सुविधा शुल्क के रूप में 50 रुपए लेगा। बैंकों ने साफ किया है कि यह चार्ज सिर्फ मशीन पर है, इसका काउंटर से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बैंक ने सीनियर सिटीजन्स बेसिक सेविंग अकाउंट, जनधन अकाउंट, अक्षम और दृष्टिबाधित खातों और स्टूडेंट के खातों पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। माइक्रोमैक्स ने की दमदार वापसी, लॉन्च किए 2 बेहद सस्ते 4 कैमरे वाले स्मार्टफोन, मिलेगी 5000 mAh की बैटरी। जी हां दोस्तों, इंडियन स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी माइक्रोमैक्स ने भारत में अपनी नई इन सीरीज के साथ वापसी कर ली है। कंपनी ने अपनी इन सीरीज के 2 दमदार स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और माइक्रोमैक्स इन 1 भी लॉन्च कर दिए हैं। खास बात यह है कि इन दोनों फोनों की कीमत कंपनी ने बजट सेगमेंट में रखी है। इन दोनों मेड इन इंडिया डिवाइसेस को फ्लिपकार्ट और माइक्रोमैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए खरीदा जा सकता है। फोन की सेल 24 नवंबर से शुरू होगी। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में 6.67 इंच का IPD LCD डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ दिया गया है। यह फोन मीडियाटेक हेलियो Z85 प्रोसेसर से लैस है। नए फोन में एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और इससे अगले 2 साल में एंड्रॉइड 11 और एंड्रॉइड 12 अपडेट दिया जाएगा। फोन का ग्रीन वेरिएंट X शेप के पैटर्न वाले डिजाइन के साथ आता है और दूसरा व्हाइट कलर ऑप्शन में दिया गया है। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इन फोन के 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपए रखी गई है। वहीं दूसरे 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 12,499 रुपए में खरीदा जा सकता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका
जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।